अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अर्शद। नाज़रीन, आजकल अदलिया पर तनकीद के हवाले से जो सियासी माहौल है वो खासा गर्म है। सेनेटर फैसल वावडा ने बुध को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पर तनकीद की थी। उनका कहना था कि गुमान ये है कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिलते हैं, उनका किसी पुराने ख़ास से कोई ताल्लुक भी नहीं है और वो किसी सियासी जमात के मैसेंजर से भी नहीं मिलते हैं। ये गुफ्तगू उन्होंने की थी। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और मुस्तफ़ा कमाल ने ये कहा था कि मुल्क में जाली डिग्रियों और दोहरी शहरियत पर MNAs और सेनेटर्स को तो घर भेज दिया जाता है, लेकिन अदलिया जैसे इदारे में कौल फेल में तजाद नज़र आ रहा है। उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या दोहरी शहरियत वाले किसी जज को होना चाहिए या नहीं, ये उनकी जानिब से मुद्दा सामने लाया गया था। उसके बाद फिर अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को हमने देखा था कि तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। आज हमने देखा कि सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए फैसल सब्जवारी ने फैसल वावडा के हक़ में कहा और उनका ये कहना था कि एक रुकन को मनफी अंदाज में अगर प्रॉक्सी कहा जाएगा तो ऐवान में बैठे तमाम अरकान की इज्जतों पर हर्फ आएगा। उन्होंने कहा कि अगर सिलेक्टिव फैसले किए जाएंगे तो फिर सवालात तो इस मामले पर उठेंगे। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं तो उन पर तौहीन अदालत क्या लगा दी जाएगी, ये फैसल सब्जवारी की जानिब से आज सेनेट में इजहार ख्याल किया गया। जबकि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी आज अदलिया का मामला सेनेट सेक्रेटेरिएट को भेजने की तजवीज़ दी। उन्होंने बताया कि तनकीद हम पर भी होती है, लेकिन जो इदारे काम कर रहे हैं वो भी अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करें। उन्होंने कहा कि कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज मैं अपनी बात पर खड़ा हुआ हूं कि आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता है कि वो किसी के खिलाफ कोई भी बात कह दें या जो दिल में आए वो कह दें। फिर नून लीग के तलाल चौधरी ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने ये कहा कि जब नवाज शरीफ पर केस चल रहा था तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये पैगाम उनको भिजवाया था कि वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दे दें तो वो पार्लियामेंट जाएंगे, वरना उन्हें जेल जाना होगा। तो ये मामला आजकल खासा गर्म है। इसी सूरत हाल में अब सवाल ये उठ रहा है, क्या हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो तनाव है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी हमने देखा था कि कल तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को ज़मानत पर रिहाई मिल गई, जिसके बाद परवेज़ इलाही रिहा हो गए हैं। और आज हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा हम्माद अजहर भी मंजर आम पर आए और उनकी जानिब से ये बताया गया कि PTI बानी PTI जो हैं उनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि अब बाहर निकलना होगा, क़यादत को बाहर निकलना होगा, अब क़यादत करने का वक्त आ गया है। इसके अलावा PTI के जो दीगर रूपोश रहनुमा हैं वो भी अब सामने आ जाएंगे। तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि परवेज़ इलाही को ज़मानत मिलना, रिहाई मिलना और उसके बाद फिर हम्माद अजहर का सामने आना, क्या महज इत्तेफाक हो सकता है या कुछ मामला डील की जाने बढ़ रहे हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। फिर एक चीज़ हमने और भी देखी कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर और कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि PTI को हमने मुज़ाकरात की दावत दी है कि वो आएँ और बैठें ताकि मामलात को मिलजुल कर हल करें। अब क्या तहरीक इंसाफ इस पर राज़ी है या नहीं और क्या बाकायदा दावत PTI को दी गई है, इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। सियासतदानों की अदलिया पर तनकीद ने एक नई बहस छेड़ रखी है और हमने देखा फैसल वावडा, फिर तलाल चौधरी, फैसल सब्जवारी, आज़म नज़ीर तारड़ जो अदलिया के हवाले से बयानात दे रहे हैं, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। फ़िज़ा ज़ीशान PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िज़ा आपका बहुत शुक्रिया। सादिया जावेद साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर तज़ियाकार ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा चलते हैं उस इल्ज़ाम की जानिब या उस बयान की जानिब जो कि तलाल चौधरी की जानिब से दिया गया है और साबिक चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अगर आप सिसिलियन माफिया, अगर आप गॉडफादर, अगर आप प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे, मेरा ख्याल है इस पे तो आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। और चेयरपर्सन, जब ये केस चल रहा था, ये भी एक तारीखी बात है, तो साकिब निसार साहब
ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी किस्म की तहकीक जब मर्जी इसकी कर ली जाए। सादिया साहिबा, आपसे चले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। आपने सुना तलाल चौधरी की जानिब से जो ये मामला उठाया गया और उन्होंने ये कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और मरियम नवाज के ख़िलाफ़ बयान दे दो तो पार्लियामेंट जाओगे वरना जेल जाओगे। तो आप क्या समझती हैं, अगर जजेस इस्तेमाल होते रहे हैं माजी में तो फिर क्या उनका एहतसाब होना भी ज़रूरी है? और ये एक अदलिया में और हुकूमत में जो एक तनाव की सूरत हाल है, इसको आप कितना संजीदा समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक तो बिल्कुल बहुत संजीदा मसला है और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पे बैठ के बात करनी चाहिए। ना जिस तरह जजेस कमेंट पास करते हैं, देखें जो जज कमेंट पास करता है उससे मेरा तो परसेप्शन तबाह हो जाता है। जब वो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आप लोग चलाते हैं ना, तो मेरा तो परसेप्शन तबाह हो जाता है कि जी सादिया जावेद चोर है या सादिया जावेद करप्ट है। अच्छा, जहाँ तक बात है कि एहतसाब, देखिए एहतसाब होना चाहिए पाकिस्तान में हर किसी का। इस मुल्क में सिर्फ एहतसाब होता है सियासतदान का। जब वो हमारे खिलाफ होता है तो हम उसका एहतसाब करते हैं, वो चोर होता है, वो करप्ट होता है, वो सिसिलियन माफिया होता है या वो 10% होता है, ठीक है। और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है और जब उसको वो क्लीन चिट देनी होती है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। देखें, बड़ी माजरत के साथ नून लीग जब उन पे पिछले दौर में केसेस और वो सब हो रहे थे, मीडिया ट्रायल हो रहा था, तो क्या वो भी मैंने और आपने देखा है। और फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे उतरे तो अदालत एयरपोर्ट पहुंच गई उनको राहदारी देने के लिए। ठीक। और तो बात ये है कि एहतसाब इस मुल्क में हर किसी का होना चाहिए, पूरी दुनिया में सबका एहतसाब होता है। सही। ना जजेस बालातर होते हैं, ना जर्नैल बालातर होते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी। आप मुझे बताइए, कभी इस मुल्क में किसी ब्यूरोक्रेट को सजा हुई है? सियासतदानों को सिर्फ सजा होती है। तो एहतसाब जो नैब लॉ है, बिल्कुल उसको ख़त्म होना चाहिए। एहतसाब का अमल शफाफ लॉ असेंबलीज को पास करना चाहिए और वो सबके लिए होना चाहिए। वो ये नहीं हो सकता कि सादिया के लिए हो और शुमाइला के लिए नहीं, ठीक ये है, नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे मेरा यह सवाल है, अभी जैसे कि सादिया साहिबा भी बात कर रही हैं कि एहतसाब तो सबका होना चाहिए, कोई इससे बालातर ना हो, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि कैसे हुदूद व क़ुयूद को सेट किया जा सकता है कि कोई भी अगर जज किसी भी सियासतदान के बारे में या किसी के बारे में भी अगर कोई रिमार्क्स दे दे या उसे कुछ भी कह दे, तो ये किसका इख्तियार है कि इसकी हुदूद व क़ुयूद को मुतय्यन किया जाए? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। लेकिन देखें, बात यह है कि हमारे हर जब जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो अपनी मर्जी का एक चेयरमैन नैब लगाते हैं और माजी में यही होता रहा है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जिन लोगों का के रेफरेंसेस दायर हो जाते हैं, जिनके केसेस चल पड़ते हैं, वो इसमें एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट भी आ जाता है बीच में। और फिर हमने ये भी देखा है कि उस दौर में एहतसाब अदालतों में तो बड़े धूमधाम से जनाब कन्विक्शन भी होती हैं, पनिशमेंट मिलती हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट में केस आता है तो नैब के जो लोग हैं वो तो उनके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते हैं, वो डिफेंड नहीं कर सकते अपने रेफरेंस को। और गवर्नमेंट के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी बैठ जाते हैं, तो हाई कोर्ट जो है वो केसेस मल्टीप्लाई बाय 0 करके ख़त्म कर देती है। सो बात यह है कि पाकिस्तान की, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, करप्ट अशराफिया, वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल स्ट्रॉन्ग हो। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई उनको पूछने वाला ना हो, वो जो चाहें वो करें। और यही वजह है, ये तो कह रहे हैं कि मैडम ने कहा कि जी नैब लॉ को ख़त्म करें। भाई मैं कहता हूँ नैब को ख़त्म करें, ना
होंगे वो तो ना कोई आगे मसाइल पैदा होंगे। हमें एक टूथलेस एहतसाब इदारा नहीं चाहिए, हमें एक डिफैंग इदारा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक इदारा जो कि बुक के मुताबिक एहतसाब करे और अक्रॉस द बोर्ड किसी का ना सोचे कि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है ना जी। और फिर एंड तक मामला जाए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए, जारी बात है जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज हम पाकिस्तान में देखने नहीं हो रही। कल ही मैं पढ़ रहा था कि नैब को पिछले चंद सालों में 28 अरब रुपया दिया गया है। जारी बात है उनके ऑपरेशन एक्सपेंसेस है, उनकी ट्रेनिंग है, उनके तनख्वाहें हैं और ये तमाम चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन पे बड़े पैसा खर्च होते हैं वगैरह वगैरह। सही। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो उनके वो ऐसा डिलीवर करें कि अरबों रुपया जो लूटेड मनी है पाकिस्तान का वो भी रिकवर हो। ठीक है। लेकिन उस तरह की चीजें, हाँ हाउसिंग स्कीम वहां पे हम देख रहे हैं बड़ी नैब ने रिकवरी की है, मानते हैं अरबों रुपया रिकवर हुआ है ताकि लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन लूटा हुआ पैसा जो है, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं और बाकी तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। एक तो ये, दूसरा देखिए जहां तक जजेस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इन प्रिंसिपल ये बात गलत है कि हम जजेस के वर्डिक्ट जो है उनके फैसलों को क्रिटिसाइज करें, जजेस को नाम लेके क्रिटिसाइज करना ये गलत बात है। अब मोहतरम तलाल चौधरी साहब, आई एम वेरी हैप्पी, यंग आदमी सेनेटर है, लेकिन मुझे अगर याद पड़ता है इनकी कोई कन्विक्शन हुई थी, शायद साकिब निसार साहब का दौर ही था, कुछ हुआ था जब ये हुआ था, इनका केस हुआ था 5 साल की तौहीन अदालत वाला के, निहाल हाशमी का, इनका, ये सारे लोग थे। तो अब देखें ना, साकिब निसार साहब के बारे में जो उन्होंने एक बात की है, अब ये तो बहुत बड़ी बात है रिगार्डिंग एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो फिर अब आप फिर साबित करें ना, फिर जाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। और जनाब जिस तरह 3 दिन पहले हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी एक तकरीर में कहा कि जनाब मेरे पास ऑडियो है, सुन ले, ऑडियो साकिब निसार साहब की। तो मैंने कल उनका बयान पढ़ा था साकिब निसार साहब कि जनाब मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ऑडियो है तो ले आए, हम उसको देख लेते हैं कि वो जेन्युइन सबूत है, ये क्या है। लेकिन जुडिशरी को टारगेट, जजेस को टारगेट ना करें, इट इज नॉट गुड फॉर द जुडिशरी, इट इज नॉट गुड। अब पाकिस्तान के अवाम जो है वो परेशान हो जाते हैं, यंग लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हमारी आला अदलिया जो है उनको कैसे टारगेट किया जाए। ठीक है। अच्छा इख्तियार साहब, वही बात जो हो रही है कि अगर इल्ज़ाम लगाया जाता है या तनकीद की जाती है, जैसे नवाज शरीफ ने कहा, यहाँ तलाल चौधरी ने आज जो बयान दिया, तो उसको साबित करना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबूत के अलावा तो सिर्फ बयानात ही दिए जाते हैं। लेकिन अब कौन ज़ाब्ता अखलाक सेट करेगा कि किसने तौहीन अदालत की है और किसने नहीं की है? ये इख्तियार तो हुकूमत के पास है, तो पार्लियामेंट के ज़रिए इसमें तरमीम क्यों नहीं की जा रही? इसमें क्या रुकावट है फिर? थैंक यू वेरी मच शुमाइला। बात ऐसी है कि सबसे पहले तो जहाँ पे मुहज़्ज़ब मुहाशरे होते हैं और जहाँ पर अदलिया जो है तो 137वें नंबर पर ना हो, तो वहाँ पर ऐसे हालात नहीं होते हैं। हमने गुज़श्ता ये 7-8 सालों में डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस देखा है, डबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर हमने देखा है। जब नवाज शरीफ का केस खुलता है, पनामा में उसको रगड़ा जाता है, उसमें सैकड़ों लोग थे, 500 से ज्यादा लोग थे, लेकिन किसी का 107 का पर्चा नहीं हुआ। सिर्फ एक नवाज शरीफ था जिसको आग की भट्टी से गुजारा गया, उसके बच्चों को भी डाल दिया गया। और जब कुछ नहीं मिला, जब सबूत नहीं मिला, तो फिर वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना केओस क्रिएट किया गया, कितना ड्रामा बनाया गया। गॉड फादर, सिसिलियन माफिया, हमने वो चीजें देखी। फिर उसके बाद हमने गुड टू सी यू वाला चैप्टर भी देखा। हमने फिर ये भी देखा कि इनको गपशप कराएं और बिठाएं, पुलिस रेस्ट हाउस में ठहराएं, और एक रात में 100 मुकदमात में कारपेट कवर दे दिया जमानतों की। हमने ये डबल स्टैंडर्ड देखा है। जो तलाल ने बात की है, तलाल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा है ये बातें हमें पता है कि साकिब निसार साहब ने उनको मैसेज दिया था कि अगर तुमने पार्लियामेंट में बैठना है तो मुंह सील और नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। तो बातें हमारी होती रही। और साकिब निसार साहब ने सिर्फ उसको नहीं कहा, जो नवाज शरीफ ने अभी गुज़श्ता 18 तारीख को स्टेटमेंट दी थी, मैं बैठा हुआ था
पास वो ऑडियो क्या, वो पूरी ब्रिगेडियर साहब के पास अगर नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप भी सुन लीजिए ठीक। और आप ही बता दीजिए, आप खुद रात को फैसला कर लें कि ये साकिब निसार की आवाज है कि नहीं है, जो कहता है कि हमने इस बाप बेटी को मरियम नवाज और नवाज शरीफ को अंदर रखना है। ठीक है। इस पे 2 साल की मेहनत हुई है, पानामा का ड्रामा चलाया है, इनको हमने बाहर नहीं आने देना। अगर ये लोग बाहर आ गए तो फिर इमरान खान वजीर आजम नहीं बनेगा। ठीक है। इसी अदलिया पे आप बात कर रहे हैं ना, ठीक कहते हैं कि हमें अदलिया के फैसलों पर तनकीद करनी है, लेकिन अदलिया के मसनद पर मुनसिफ जिस मसनद पर बैठा है, अगर वो अपनी मसनद के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ नहीं करता तो मैं उसकी जात पे भी तनकीद करूंगा। ठीक फिर है। हमें ये राइट पहुंचता है, बिकॉज जो जज होता है न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर उसके लहब लहजे से, उसकी ऑब्जर्वेशन से और उसके फैसलों से ये बात वाज़ेह हो जाए, अगर आप मुझे थप्पड़ लगाते हैं एक जी, इस मुंह पर, ठीक है। तो रोने का हक जो है ना वो मेरे पास है। ठीक फिर है। रोना मेरा हक बनता है, एहतजाज करना फिर मेरा हक बनता है। ठीक है। अच्छा फिजा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ भी अदालती फैसलों को तनकीद का निशाना बनाती रही है और जजेस पर भी तनकीद करती रही है। अगर हुकूमत इस हवाले से कोई तरमीम लाती है तो क्या तहरीक इंसाफ मुशावरत का हिस्सा बनेगी? और अभी जो एक हुकूमत और अदलिया में तनाव की सूरत हाल है, इस पर तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, बात ये है कि इंसाफ अदालतों में मिलता है और अदालतों को बिल्कुल उनको जिस तरह हर ज़माने में, मैं मानती हूँ इस बात को कि हर ज़माने में तकरीबन सवाए कुछ अरसा छोड़ के जजेस को प्रेशराइज किया जाता रहा है। आज भी इस वक्त मैं तो इस बात को मानती हूँ कि अगर ये जैसे जजेस ने स्टैंड लिया है इस पर, अगर जजेस ये 1 साल पहले स्टैंड ले लेते तो पुलिस की जुर्रत थी कि वो सनम जावेद या आलिया हमजा मलिक जैसी 11 जगहों पे बैक वक्त उनके यहाँ मुकदमे उनके ऊपर डाले गए हैं कि वो बैक वक्त 11 जगह पे पाकिस्तान में मौजूद थी। तो इस तरह की जुल्म करने की पुलिस को जुर्रत ना होती अगर उस वक्त। लेकिन फिजा, हमने तो ऐसे बहुत सारे फैसले देखे हैं जिसमें अगर अदलिया उस वक्त स्टैंड ले लेती तो आज हालात ये भी ना होते। जी, अगर मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर अदलिया उस वक्त खड़ी होती तो बानी तहरीक इंसाफ जो कातिलाना हमला उन पे हुआ उसके ऊपर कोई FIR तक नहीं काटी गई। अगर अदालतों ने उस वक्त अपना रोल प्ले नहीं किया। आज अदालतों में हमें खुशी इस बात की है, इस बात की खुशी नहीं है कि PTI को इस वक्त वो कोई उसमें फेवर गए। इस बात की खुशी है कि इस वक्त वो लोग स्टैंड लेके खड़े हो गए। और मैं भी बिल्कुल यही मानती हूँ कि फैसला चाहे जो भी हो, चाहे गलत हम हो या कोई और हो, कोई भी हो, अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल जस्टिस के मुताबिक फैसले करने चाहिए। और उसके अंदर जजेस अगर स्टैंड लेके खड़े हो जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि ये पूरे का पूरा पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो जाएगा। जैसे कि चर्चिल ने कहा था कि इंग्लैंड की अदालतें अगर इंसाफ दे देंगी तो हम जंग जीत जाएंगे, तो ये हमारी जंग सिस्टम के खिलाफ है। और इंशाल्लाह अगर जिस तरह के स्टैंड इस वक्त जजेस ले रहे हैं, मैं कहती हूँ सलाम है उनको। तो अगर वो ये दे दें हमारे खिलाफ भी अगर कोई फैसला आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसाफ का बोलबाला हो जाए। हमारा तो यही स्टैंड है इस मामले में। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। अदलिया अगर अब स्टैंड ले रही है तो पहले स्टैंड क्यों नहीं लिए गए, और उसके बाद जो अभी हम ये भी सूरत हाल देख रहे हैं कि PTI को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कल हमने देखा कि परवेज़ इलाही को ज़मानत पर रिहाई मिल गई, फिर आज हम्माद अज़हर भी सामने आ गए, दीगर PTI के रहनुमा भी सामने आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हम्माद अज़हर, जो कि काफ़ी अरसे से रूपोश थे, वो मंजर आम पर आए और उन्होंने ये बताया और ये बयान दिया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि अब जो है वो बानी PTI की जानिब से ये पैगाम मिला है कि क़यादत करने का वक्त आ गया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस ले लें या तोड़ फोड़ का केस ले लें, फिर कल परवेज़ इलाही की ज़मानत पर रिहाई, फिर आज जो रूपोश तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी सामने आए हैं और मज़ीद आने का भी कहा गया है। तो इख्तियार वली साहब, कुछ इनसिक्योर तो फील नहीं कर रहे आप?
नहीं, हमने क्या इनसिक्योर फील करना है, हम तो वो लोग हैं, हमारा तो इतना बड़ा सीना है पॉलिटिकली कि हमने इनको 126 दिन लीड चौक में बैठने दिया कि सामने वजीर आजम हाउस था, प्रेसिडेंट हाउस था, पार्लियामेंट हाउस था, सुप्रीम कोर्ट था, रेड जोन था, ईटीवी स्टेशन था, हमने तो इनको वहां पे 126 दिन बैठने दिया। ये कब्रें खोदते रहे, कफन पहन के बैठे रहे, हमने इनको बर्दाश्त किया, डंडा तक नहीं चलाया। हम इनसे क्या इनसिक्योर फील करेंगे, हमें तो इनका पता है। हम तो पहले कहते थे कि ये कोई मतलब वो बकरे को आप जैसे शेर की खाल पहना दो ना, ये उस तरह की कोई चीज है। जो साकिब निसार था, उमर अता बंदियाल था, ये जस्टिस कोसा वगैरह, वो जनरल पाशा, वो दीगर जो थे, फिर बाजवा साहब ने रही सही कसर पूरी कर दी। इनकी सपोर्ट ना होती तो इनकी हैसियत हमें मालूम थी। अभी भी मैं तो खुद कहता हूँ कि जो अगर इन पे पॉलिटिकल केसेस हैं वो इन पे खत्म कर दिए जाएंगे, ये लोग बाहर आए। जो 9 मई जैसे वाकयात हैं उसमें इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको स्पेयर नहीं करना चाहिए, और फिर पॉलिटिकली हम इनको डील कर लेंगे। वो हमें आता है कि किस तरह डील कर। हमारा मुकाबला इनके साथ है ही नहीं, हमारा मुकाबला तो महंगाई के साथ है। वरना इससे पहले तो इनकी हालत ये थी कि इनका टिकट कोई लेता नहीं था। बल्दियाती इलेक्शन में तो ये अपने निशान पे इलेक्शन में ही लड़ रहे थे। ठीक है। ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट जो थी उसमें फिर जो इन्होंने ये माइंड गेम करके गए थे ना, उसमें बदनामी हो गई। अब वो चीजें सेटल हो रही हैं। ये आटा सस्ता हो रहा है, रोटी सस्ती हो रही है, घी, दाल, आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली ये सस्ती हो, मीशत का पहिया चल पड़े, तो इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। ये अभी बहन बात कर रही थी ना पीटीआई वाली कि अगर जुडिशरी स्टैंड ले ले, मेरी बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बात करती हैं उस वक्त से जब से आप अपोजिशन में आ जाती हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ये जुडिशरी उस वक्त स्टैंड ले लेती जिस वक्त एहसन इकबाल पे फायरिंग हुई थी तो कैसा होता? ये जुडिशरी उस वक्त स्टैंड ले लेती जिस वक्त राना सनाउल्लाह पे 16 किलो हीरोइन का मुकदमा बनाया गया, हाँ। जान अल्लाह को देनी है, याद है ना वो डायलॉग? फिर अगर साद रफीक को अंदर करा के, जब उसको कहता था कि आप लोहे के चन्ने हैं ना, ये साकिब निसार के अल्फाज मुझे याद है। उस वक्त अगर जुडिशरी स्टैंड ले लेती तो कैसा होता? जब शौकत अजीज सिद्दीकी को बोला कि इन बेटी को, मुझे जरा एक मिनट, एक जुमला, कि इनको जरा अंदर रखने दे वरना फिर इमरान खान वजीर आजम नहीं बन पाएगा। अगर जुडिशरी उस वक्त स्टैंड ले लेती तो कैसा होता? बहुत अच्छा होता। आप उस वक्त से कहानी शुरू करते हैं जहाँ से तो फायदा पहुंचता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जुडिशरी को हमेशा, अगर उस वक्त जब एक खातून तैयबा गुल, आप खुद एक खातून हैं, उसको इमरान खान ने वजीर आजम हाउस में कैद कर लिया और उसके जरिए चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को वो खिड़की लगा के उसको ब्लैकमेल करते रहे और मर्जी के फैसले कराते रहे, और उसको अंदर करा दो, इसको अंदर डाल दो, इस पे मुकदमा कराओ, उस पे मुकदमा कराओ। मेरी बहन आप खातून हो, कम से कम आप वहां से बात करो तो ज्यादा मजा आएगा। जुडिशरी को वहां से स्टैंड लेना चाहिए जहां पे इनजस्टिस हो। सिर्फ इमरान खान की बात मत करें, सिस्टम की बात करें। सिस्टम की बात होनी चाहिए। सिस्टम को, पाकिस्तान के सिस्टम को जितना नुकसान इसकी इंतजामिया को, इसकी ब्यूरोक्रेसी को, पाक आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को जितना नुकसान आपने पहुंचाया है 75 सालों में किसी ने नहीं पहुंचाया। ठीक है। अच्छा सादिया साहिबा, आप अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अदलिया अगर स्टैंड ले लेती तो, लेकिन अभी हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस देखा, अदलिया ने अपने गलत फैसलों को तस्लीम भी किया है, उनका अजाला करने की भी कोशिश की है। तो क्या अदलिया खुद अपने अंदर एहतसाब करती हुई आपको नजर आती है? तस्लीम करी है वो इस बात को कि कुछ गलत फैसले किए उन्होंने? देखें, अगर अदलिया स्टैंड ले लेती तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी ना होती। मैं तो ये कहूँगी, अगर अदलिया स्टैंड ले लेती तो जो आईजेआई बनी थी और जो वो केस था जनरल दुरानी का, उस पे अगर अदलिया स्टैंड ले लेती तो शायद पॉलिटिकल सिस्टम इतना खराब ना होता। ठीक है। मतलब बात तो ये है। अच्छा, फिर अभी इन्होंने कहा कि जी अदलिया इमरान खान की एफआईआर नहीं कटी। इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ था लाहौर में, पंजाब में। पंजाब का उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था? शहबाज शरीफ।
पुलिस किसके अंडर थी? शहबाज शरीफ, सॉरी, परवेज इलाही। पुलिस किसके अंडर थी? परवेज इलाही के अंडर थी। तो एफआईआर क्यों नहीं कटी? आपकी अपनी हुकूमत थी। क्यों? क्योंकि जो उस लाडले की फरमाइश थी वो पूरी नहीं हो सकती थी, कोई सबूत नहीं थे, कोई गोली शुमाइला, नहीं लगी इनको थी। बताइए चीफ मिनिस्टर इनकी अपनी पार्टी का था, हमारा नहीं था। जी, इनका अपना चीफ मिनिस्टर था। अच्छा, दूसरी बात ये कह रही हैं कि जी अदलिया इंसाफ करे, अदलिया स्टैंड ले ले। कौन से पॉलिटिकल लीडर के लिए अदलिया ने इंतजार किया? सुबह की पेशी शाम में होती थी कि लाडले साहब घर से निकले हैं, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं इमरान खान साहब तशरीफ ले आए। कौन से पॉलिटिकल लीडर के लिए ऐसा हुआ है? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए हुआ है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए हुआ है। ये बातें करती हैं कि जी अगर अदलिया नोटिस, इनके दौरे हुकूमत में फरियाद तालपुर को बख्तरबंद गाड़ी में बैठा के अटियाला जेल से इस्लामाबाद लाया जाता था। इंसाफ तो फिर अदलिया स्टैंड ले लेती ना। चले अच्छा, वो गुफ्तगू तो जुडिशरी, ठीक है सादे साहब, वो गुफ्तगू तो होगी, लेकिन जरा एक मिनट। अच्छा, नहीं, जो आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है कि 40-45 साल बाद हम ये कह सकते हैं, लेकिन जो वर्डिक्ट है वो भी कंप्लीट नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि जी गलत, उनको सफाई का मौका नहीं दिया गया। सही, जुडिशरी लिखती ना कि उनका जुडिशल मर्डर हुआ, ठीक है, हिम्मत पैदा करती ना ये इस पाकिस्तान की जुडिशरी। अच्छा साजिद साहब, एक चीज जो बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, ये बहस तो लंबी है, चलती रहेगी। मुझे ये बताइएगा, अभी जो हम देख रहे हैं कि पीटीआई को कुछ रिलीफ, आप समझते हैं कि रिलीफ ही है जिस तरह के अभी फैसले सामने आ रहे हैं? कोई डील हुई है? बात ये है कि आप मुझे बताएं कि जो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह के इस मुल्क के जजेस के रिमार्क्स आते रहे हैं तारीख में, ज्यादा दूर नहीं, अभी की बातें हैं, जजेस का नाम लेना गुनाह है, मुझ पे कंटेम्प्ट लग जाएगा, वो होली काउज हैं इस मुल्क की। बात ये है कि वो नजर आ रहा है हमें, ठीक है, वो नजर आ रहा है। 190 अरब का जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है वो ओपन एंड शट केस है। अच्छा, छोड़ दें, ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, और ये केसेस सारे बिल्कुल गलत हैं और वो साफ नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिजा की बात कंप्लीट हो जाए तो फिर आपका मौकिफ पे ले लें। दिस इज टू मच, ये अजीबो-गरीब किस्म के अटैकिंग मूड में आ गई है, और ठीक है, कर लें बात, हम कर लेंगे। फॉरेन फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, वो भी तो ओपन एंड शट केस है। अरे मत, खुद ही खत्म हो गया, उसकी तारीख नहीं लग रही, खुद ही नहीं खत्म हुआ, उसमें कुछ था ही नहीं अंदर। वो इस वजह से कि वो नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर वो कोशिश की थी कि वो कुछ बन जाए उसका, लेकिन उसमें था ही कुछ नहीं। एक ऐसा लीडर जो कि 100 रुपए का भी नहीं रखता, जिसने गबन नहीं किया। आप लोगों को बस यही तकलीफ है कि हमारा लीडर जो है वो इतना माशाल्लाह, उसकी इज्जत बैनुल अक़वामी तौर पे लेकिन ज्यादा है उनकी स्टेडफास्टनेस की वजह से। फिजा साहिबा, जरा आप उनकी बात मुकम्मल हो जाए, फिर मैं आपसे आपका मुकम्मल मौक़िफ़ आप ऐसे लीडर के बारे में बात कर रही हैं कि जिसकी गोलियां लगी हुई तस्वीरें सबको नजर आ रही हैं, आप कह रही हैं कोई गोली नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, उनको पकड़ के घसीट के लेके जाया जा रहा था। इनको चुप कराएंगी। अच्छा फिजा साहिबा, बड़ी मेहरबानी होगी, जरा उनको वक्त दे दें, फिर आपका मौक़िफ़ मैं लेती हूँ। क्या जरूरत है आपको, मैं भी जवाब दे सकती हूँ हर बात का। और आप जो बात कर रही हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में, आपने बेनजीर भुट्टो की शहादत के बारे में तो कभी नहीं कोशिश की निकालने की, उसके बारे में कि उनको किसने शहीद किया है। आप लोग ये बात तो कर रहे हैं, इस बारे में आप लोगों की जुबान बंद हो जाती है। नहीं, प्लीज फिजा, उनकी बात मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर आपसे साजिद साहब अपनी बात को आप जल्दी मुकम्मल करें, फिर उनसे हम बात नहीं, जल्दी मुकम्मल करने आपको काफी वक्त दे दिया। आप उनको रोके, मैं उनके बीच में नहीं बोली, वरना ये शो नहीं कर सकेंगी, मैं फिर इतना बोलूंगी। ठीक है, बात ये है कि ये बात कर रही है सादिक और अमीन की, वो टेरियाम खान झूठ नहीं है, वो जिमाइमा उसकी गार्जियन है। उस सादिक और अमीन को उसका जवाब देना चाहिए।
ठीक है। बातें ये कर रही है उस ईमानदार की, सारी दुनिया जानती है वो फराह गोगी भाग गई है। किधर है वो फराह गोगी? कौन थी वो फराह गोगी? बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपकी इतनी चलें नफरत फिजा, अब आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी मैं जरूर बात करूंगी, और बड़े अफसोस से कहती हूँ मैं कि ये वो लोग हैं, ये जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं वो लोग हैं कि जो सिर्फ इल्जामात लगाना जानते हैं। वो लोग हैं जो कहते थे कोकेन इस्तेमाल करते हैं, और अब पता चल गया कि इतने महीनों एक इंसान जो है वो जेल में रहा, और वो क्या अगर वो कोकेन लेता या इस तरह की कोई चीज होती तो आप लोग उसका कितना ढिंडोरा पीटता कि हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम जानते हैं कि आपने शहीद बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बारे में कोई चीज कभी सामने आप लोग बोलते नहीं है निकल के सामने। क्या वजह है उसकी? क्या मसला है? क्या चीज है जो आप लोग जिस पे पर्दा डालना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं एक्सपोज किया जाए। आप एक ऐसे आदमी के बारे में जिसकी और जिस पार्टी के साथ इस तरह का सलूक हुआ, उसके वर्कर्स के साथ जो पाकिस्तान की तारीख में वर्करों के साथ हम लोगों के ऊपर अच्छा फिजा, हम सवाल की जानिब आ जाते हैं। फिजा, ये इल्जाम तराशियां तो चलती हैं, खैर चलती रहेंगी, लेकिन अभी सवाल की जानिब आते हैं। अभी जो सुनने का हौसला रखें, मैं तो नहीं बात की, इन्होंने खुद शुरू की है, आप बात करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या हालात पीटीआई के हक में जा रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत जो है ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल और उसमें बड़े सरप्राइजेस होते हैं। कल सुबह क्या हो जाए हमें नहीं मालूम। लेकिन एक बात सही देखें कि अगर आप पिछले पाकिस्तान की कई दिहाइयों में देखें सियासत में और जो कौमी मामलात में, कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब एक जुमले में उसको आप समराइज कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट एनआरओज, डील्स, कॉम्प्रोमाइजेज, एमनेस्टीज, मुकमका, गिव एंड टेक। ठीक है ना जी? तो इनमें से क्या चीज किस वक्त चल रही होती है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो हवा है उसका रुख बदलता है। 3 साल एक तरफ रुख होता है, अगले 3 साल या 4 साल दूसरी तरफ रुख होता है। आप ये देखें, ये हमारी ऑनरेबल अदलिया है। एक वक्त आया था 2 साल पहले कि हम तो हैरान रह गए कि अदलिया का कल्चर चेंज हो गया, फैसले आते थे। ऐसा तो नहीं लग रहा कि हवा का रुख मुड़ गया है? ऐसा तो नहीं। मैं बहुत कुछ कह देता हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं। वो आप भी समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, पॉइंट ये है कि अब शुक्र ये है कि एक अदलिया में चेंज क्या आया। एक तो ये है कि अदलिया ने वो रात को मिडनाइट 11-12 बजे वाले फैसलों का एक जो दौर चल पड़ा था, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, शुक्र है वो चीज खत्म हो गई, उसमें ठहराव आ गया। ठीक है ना? एक तो ये बात है। लगता है कि अदलिया अपनी एक नॉर्मल वर्किंग स्टाइल जो अदलिया को करना चाहिए, और उन्होंने भी जारी बात है अपना जरामान में झांक के उन्होंने भी अपनी सोल सर्चिंग की है। सब कह रहे हैं कि हमने माजी से बहुत कुछ सीखा है, तो अदलिया ने भी माजी से सीखा है कि उन्होंने अपने क्रेडिबिलिटी, अपने वकार इन द आईज ऑफ द पीपल जो है उसको आपके रीबिल्ड करना है या उसको रिस्टोर करना है, और मेरा ख्याल है दे डूइंग इट। एक तो ये, और दूसरा ये है कि इस वक्त क्या हम देख रहे हैं, इस वक्त हम अदलिया में एक चेंज देख रहे हैं। अदलिया का माइंडसेट में एक चेंज हमें नजर आ रहा है कि, और मैं ये भी हैरान हूँ कि जनाब जो फैसले एहतसाब अदालतों में वो ट्रायल कोर्ट में चलते थे कई महीने जी, वो और फिर फैसले होते थे, कन्विक्शन होती थी। अब जनाब जब वो हाई कोर्ट में आते हैं तो वो फैसले जो हैं वो रिवर्स हो रहे हैं फैसले, और जो गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अपने बात करने में फेल हो जाते हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर वो फेल हो जाते हैं, तो हाई कोर्ट जो वो केस खत्म कर रहे हैं। ये भी एक नया फिनोमेना हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो लिहाजा माय पॉइंट इज दिस कि अदलिया में अगर ऑनरेबल जजेस वो अब अगर जरा खड़े हो गए हैं और वो कहते हैं नहीं, वी विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल एंश्योर द रूल ऑफ लॉ, हम एंड जस्टिस, हम सबको उस पर खुश होना चाहिए कि दिस इज अ गुड ओमन, अ गुड चेंज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, खैर एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर और कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। इस पर पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर हम फिजा ज़ीशान से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। फिजा साहिबा, बाकायदा मुज़ाकरात की दावत दी गई है और शराइत क्या होंगी तहरीक इंसाफ की? दरअसल हकीकत ये है कि ये तो माउथ पीस हैं, ये एक्चुअली तो रूल कर ही नहीं रहे ना, इनकी तो कोई चीज़, ये तो अपनी मर्जी से शायद उठते बैठते भी नहीं है, कुछ नहीं करते। तो अभी हम लोग इस मामले में अभी पार्टी पॉलिसी सामने आई नहीं है,
लेकिन ये कि वी आर ऑलवेज वेलकमिंग फॉर टेबल टॉक्स। ठीक है। तो लेकिन ये कि हमें कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर देखें पार्टी की तरफ से क्या फैसला होता है, जो भी होगा, वी होप के कुछ बेहतरी आ जाए चीजों में। ठीक है। अच्छा, इख्तियार वली साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात की दावत तो दी गई है, हुकूमत को भी यकीनन अपना दिल पे थोड़ा बड़ा करना होगा, कुछ अपनी सुनानी होगी, कुछ उनकी सुननी होगी, इसी तरह से ये मामलात आगे बढ़ेंगे, क्या कहेंगे? ये ऐसे लोग हैं कि इनका बिहेवियर अभी तक पॉलिटिकल हुआ नहीं है। दे आर अनेबल टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। देयर लीडर इज अनेबल टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। ये इनको अभी तक ये डेमोक्रेटिक लोग बने नहीं है। ये वो एम्पायर की उंगली उठ रही है, बैठ रही है, हफ्ते को उठेगी, पीर को उठेगी। ये बेचारे उस चक्कर में है ना। ये कहते हैं कि हमने तो बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है, हमने बात करनी है तो हमने उससे करनी है, DGI से करनी है। उन्होंने इनको कह दिया कि हमने आपके साथ बात ही नहीं करनी, अगर ऐसी कोई बात होगी तो आपने पार्लियामेंट में करनी है और पॉलिटिकल पार्टीज को करनी है। अब ये बहन बेचारी इधर बैठी है, पता नहीं, आई डोंट नो इनकी पार्टी में क्या पोजीशन है, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि इनकी लीडरशिप जो है वो इस वक्त मिन्नतें तर्रे कर रही है बात करने के लिए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब आपको कोई रिलीफ मिलेगा वो आपको पार्लियामेंट से मिलेगा। यही जमहूरियत है। सही। जब आप बंद गली में पहुंचते हैं तो आपको निकलने का रास्ता पार्लियामेंट देता है। ठीक है। जब आप फंस जाते हैं तो आपके हाथ पैर जो है ना वो फिर पार्लियामेंट खोलता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। मैं इस बात का खुद कायल हूँ। मैं खुद इस मुल्क में तकरीबन 14 जेलें काट चुका और मैं इस बात का कायल हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठना चाहिए, ठीक है, आपस में बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। आपने कहा कि दिल बड़ा करें, हम वो लोग हैं कि हमने इनको डी चौक में जगह दी। जब ये 2018 का इलेक्शन हुआ, हमने इनको जरा मैं आखिरी बात करने लगा। जब 2013 का इलेक्शन हमने जीता तो हमारा कायद, हमारा लीडर नवाज शरीफ इनके लीडर के पास बनी गाला में चल के गया। ठीक है। और उसको बोला कि भाई मैं आपके साथ, आप मेरे साथ चलने ताकि मुल्क को आगे लेके जाएं। 2018 में जब इनके पास हुकूमत लाई गई और इनके हवाले कर दी गई तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने तमाम जुल्म बर्बरियत के बावजूद हमने इनको फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफर किया था। ठीक है कि हम आपके साथ मीसाके मईशत करते हैं ताकि मुल्क को मुश्किलात से निकाल सके। ठीक है। हमारा दिल बड़ा है। इनको जरा थोड़ी सी अपनी वो जो झूठी अना और अपनी मुनाफिकत का खोल है ना, उससे थोड़ा सा इनको बाहर निकलना होगा। तो बाकी बातें आसान है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सादिया साहिबा, यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी है, कायम मकाम सदर हैं, बड़े इस वक्त अहम शख्सियत हैं, तो क्या नून लीग भी इसमें शामिल है? दावत देने में उनसे बातचीत हुई है? जब भी कई दफ़ा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर इनको कहा कि हमें बैठना चाहिए, मिल बैठ के इस मुल्क के मसाइल हल करने चाहिए। पहला जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था जो प्रेसिडेंट आसिफ अली प्रेसिडेंट बनने के बाद पार्लियामेंट में एड्रेस किया, उसमें भी इनको कहा कि जी आए मिलकर बैठें, इस मुल्क के मसाइल का हल पॉलिटिकल फोर्सेस निकालेगी, एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री की लीडरशिप नहीं निकालेगी। लेकिन वही बात है कि नॉन पॉलिटिकल जो इनके रवैये हैं उसकी वजह से आज एक्टिंग प्रेसिडेंट ने उसी बात की कंटिन्यूएशन जो प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा था कि आए मिलकर बैठे और सबको मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को, इस मुल्क को मसाइल हैं, उसी कंटिन्यूएशन में उन्होंने ये बात की है। फिर से इनको दावत दी गई है जिसका हमें यकीन है कि इन्होंने पॉलिटिकल तो जवाब नहीं देना, क्योंकि इनके तो रहबर रहनुमा जो VIP जेल में रहते हैं वो तो आर्मी चीफ को खत लिखते हैं, तो इसलिए उम्मीद कम है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यकीनन मुज़ाकरात ही किसी भी मसले का आखिरी हल है, दोनों जानिब से आप क्या समझते हैं, क्या रवैया होना चाहिए? नहीं देखें जी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि PTI को बिल्कुल एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, बानी PTI को, कि देखें अगर अभी चेयरमैन सेनेट है अपना यूसुफ गिलानी साहब, बड़े सीजन
اور ویری سینئر پولیٹیشین ہے اس ملک کے, اور آئی تھنک پریزیڈنٹ بھی آج کل ہیں. اگر انہوں نے کوئی ایسی آفر دی ہے تو بالکل پی ٹی آئی کو رسپونڈ کرنا چاہیے. میری آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جے یو آئی ایف کے ساتھ ان کی مذاکرات چل رہے ہیں, اور آج بھی میرا خیال ہے کو بڑے ملاقات ہے, اگر ان کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی ایک صحیح سیاسی دشمنی ہے نا, دشمنی لیول پہ ان کی آپس میں ٹکراؤ ہے جے یو آئی کے, جب ان سے وہ بات کر رہے ہیں, اور جے یو آئی کا ایک بڑا رول تھا 11 اپریل کو جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اٹ واز ون آف دا میجر پارٹی. فضل الرحمان صاحب واز دا لیڈر آف دیٹ الائنس, اگر آپ کو یاد ہو جب یہ چینج آیا تھا 11 اپریل کو. تو اگر ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ان کے بانی پی ٹی آئی نہیں, ان کے جو ریپ ہے جو انہوں نے ٹیم نامنیٹ کی ہے, بھائی ان سے چیئرمین سینیٹ صاحب سے بھی بات کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, فلیکسیبلٹی شو کرنی ہے. لیکن میں ایک آج بات اور کرنا چاہتا ہوں, یہاں پہ والیوم 10 کی ابھی وہ بات ہوئی تھی وہ پاناما کیس میں. دیکھیں وہ بڑے تاریخی ڈاکومنٹس ہیں, 10 والیوم وہ جو تیار کیے گئے, بلکہ ٹرالی پہ رکھ کے وہ سپریم کورٹ میں لائے گئے تھے, جس کے بیسس پہ وہ پھر پاناما کیس کے میں جو العزیزیہ اپنا اور یہ ایون سیٹ والے جو ریفرنس تھے ان کے فیصلہ ہوا تھا. پھر بعد میں وہ اوور ٹرن ہو گیا ہائی کورٹ میں. اوکے گڈ, ٹھیک ہے, وہ کورٹ کا فیصلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ والیوم وہ جو 10 والیوم ہیں اس میں جو انفارمیشن ہے, ظاہری بات ہے وہ پبلک انفارمیشن ہے, صحیح دے شوڈ بی میڈ پبلک ناؤ, ان کو پبلک بنایا جائے. اور پاکستان کی جو اس وقت ینگ جنریشن ہے ان کو وہ دیکھنا چاہیے, ان کو وہ پڑھنا چاہیے, بالکل حقائق سامنے آنے چاہیے. نہیں سیاست کو آپ چھوڑ دیں, تھیسس کے طور پہ اور ان کو رکھیں ان 10 والیوم کو. پارلیمنٹ کی جو گیلری ہے, جمہوری گیلری ہے, کہ یہ بھی ایک دور تھا پاکستان کے تاریخ میں, یہ کچھ بھی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ تیار ہوئے تھے. ٹھیک ہے, میں آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.